बच्चों, आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक से आगे बढ़ रहे हैं और एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिरोज रज्जब बिन तुगलक। इसमें आप देखिए रज्जब लिखा हुआ है। रज्जब फिरोज के पिता का नाम है और फिरोज की जो माँ थी वो थी बीबी लैला। बीबी लैला तो रज्जब और बीबी लैला की संतान है फिरोज, और बिन का मतलब होता ही है बेटा। क्लियर? अब आप याद रखिएगा, फिरोज में एक पॉइंट आप याद रखिएगा, हेनरी एलियट और दूसरा नाम है एल फिंस्टन। एल फिंस्टन, इन दोनों ने फिरोज तुगलक को क्या कहा है? सल्तनत का अकबर कहा है। का अकबर कहा है। ठीक है बच्चों, सल्तनत का अकबर कहा है। जबकि आप एक तीसरा नाम याद रखिएगा, आरसी मजुमदार। और आरसी मजुमदार इनके बारे में क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि यह अकबर का नहीं, उल्टी बात, मतलब सिकंदर लोदी और औरंगजेब की प्रतिलिपि था। मतलब ये बहुत ही कट्टर आदमी था, ये आरसी मजुमदार कह रहे हैं। और एक इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद, और इनका कहना है कि जो फिरोज तुगलक है इसमें अकबर का शतांश भी नहीं था, मतलब 100वें हिस्सा में भी वो नहीं था वो। क्लियर? अब हमको एक चीज़ और याद रखना है। क्या याद रखना है? कि देखिए जो फिरोज तुगलक हैं, ठीक है, अब इनके दरबारी कौन कौन हैं ये भी हम जान ले रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनके दरबार में रहते हैं बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी रहते हैं। और तारीख़ फिरोज़शाही और फतवाई जहांदारी, इनकी 2 किताबें आप पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन शख्स रहता है? आप कहेंगे अफीफ रहते हैं। अफीफ किताबें वैसे तो हमने बताया है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज़शाही। तारीख़ फिरोज़शाही, ठीक है, यही किताब है जिसमें जियाउद्दीन बर्नी फिरोज तुगलक को क्या बताता है? सर्वश्रेष्ठ सुल्तान कहता है। लेकिन बच्चों, ये अफीफ की किताब का नाम भी तारीख़ फिरोज़शाही है। और आप याद रखेंगे कि जहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज़शाही समाप्त होती है, अफीफ वहीं से लिखना शुरू करते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है शम्स सिराज अफीफ। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं शम्स ए सिराज अफीफ, इनका पूरा नाम है। क्लियर हो गया? और अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, वो क्या है? आप कहेंगे फिरोज तुगलक विद्वान आदमी है, और फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है फतुहात फिरोज़शाही के नाम से। फारसी में है सारे लिटरेचर्स, फतुहात ए फिरोज़शाही। अभी हमने कहा कि ये विद्वान आदमी है। कौन? फतुहात फिरोज़शाही। तो इनकी विद्वता किन क्षेत्रों में है? मतलब तो फिरोज तुगलक किन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं? आप कहेंगे इतिहास और चिकित्सा तथा नक्षत्र विज्ञान। इतिहास के हैं, ठीक है, चिकित्सा पर है, मेडिकल साइंस है ये, और इसके साथ यह नक्षत्र वैज्ञानिक भी है। ठीक है। और बच्चों, एक और बड़ी बात आपको याद रखना होगा, बारूद का पहला प्रयोग फिरोज तुगलक के काल में हुआ है। बारूद का पहला प्रयोग
किस रूप में हुआ है फिरोज तुगलक के दरबार में? आप कहेंगे आतिशबाजी के रूप में हुआ था, आतिशबाजी के रूप में हुआ था। और एक चीज आप याद रखिएगा, इन्हीं के काल में, फिरोज तुगलक के काल में, बारूद का प्रयोग तोप के लिए हुआ है। किस लिए हुआ है? कैनन, तोप के लिए हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? आप कहेंगे 1361 में हुआ है। किसने किया है? आप कहोगे कि सर विजयनगर और बहमनी के बीच, बहमनी राजवंश के बीच हुआ है। बहमनी का शासक कौन है? मोहम्मद, मोहम्मद फर्स्ट है। और मोहम्मद फर्स्ट ने विजयनगर के शासक बुक्का फर्स्ट के विरुद्ध, ठीक है, तोप, बुक्का फर्स्ट के विरुद्ध तोप का प्रयोग किया है। क्लियर? और ये नक्षत्र वैज्ञानिक हैं, इसके बारे में भी आपको बता दें। देखिए, ये नक्षत्र वैज्ञानिक हैं फिरोज तुगलक, और इन्होंने फिरोजाबाद में एक ऑब्जर्वेटरी, फिरोजाबाद में इन्होंने क्या स्थापित किया था? आप कहेंगे वेधशाला की स्थापना किया था। वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किया था। यहीं से उन्होंने समय को मापा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब फिरोज तुगलक का काल है तो समय का माप कहाँ से की जाती थी? फिरोजाबाद के वेधशाला से की जाती थी या ऑब्जर्वेटरी से की जाती थी। ठीक है ना? और एक बात आपको और याद रखना है, फिरोज तुगलक विद्वान हैं, नो डाउट, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको एक और चीज़ यहाँ पर हमको लर्न करना होगा। वो हमारी लर्निंग ये होगी कि यह इन्होंने दलाल फिरोज शाही के नाम से, देखिए आइए हम लोग देखते हैं, एक अनुवादित किताब है दलाइल फिरोज शाही। ठीक है, ये एक अनुवादित किताब है, ट्रांसलेटेड किताब है ये, और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? आप कहेंगे सर सैयद किरमानी और अप्पाउद्दीन ने किया है। किरमानी और अप्पाउद्दीन ने किया है। और विषय क्या है इसका? ये नक्षत्र विज्ञान पर लिखी गई है। ठीक है, और अगर आपसे और पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये ज्वाला देवी मंदिर से जो किताबें लूटी गई थीं, देवी मंदिर से जो किताबें लूटी गई थीं, उन्हीं किताबों का ये क्या है? आप कहेंगे कि सर यह संस्कृत अनुवाद है। ठीक है, अब हम आपके सामने एक और चीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, और वो हमारी चर्चा में क्या शामिल होगा? तो आप बोलेंगे कि सर देखो ये पॉलिटिकल मैटर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, जो फिरोज तुगलक की ताजपोशी है, यह ताजपोशी ये कहाँ से होती है? फिरोज तुगलक की जो ताजपोशी है, यह ताजपोशी कहाँ से हो रही है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि फिरोज तुगलक की ताजपोशी की घोषणा 20 मार्च 1351 को हो रही है। ठीक है ना? 20 मार्च 1351 को, ठीक है, इनकी ताजपोशी की घोषणा कहाँ से हो रही है? आप कहेंगे सिंध के प्रसिद्ध बंदरगाह थट्टा से होती है। ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि इसी दिन कौन मर जाता है? आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है। कहाँ पर? थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत होती है, और यहीं से 20 मार्च 1351 को, ठीक है, इनकी ताजपोशी की जाती है। किसके द्वारा? अमीरों के द्वारा ताजपोशी की जाती है। वैसे ये चाहते नहीं थे, लेकिन इनकी ताजपोशी की गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ताजपोशी की घोषणा की गई थी, और इनकी जो ताजपोशी हुई है वो 2 दिन बाद हुई है। ताजपोशी ये 2 दिन बाद हुई है। कब? 22 मार्च को हुई है। और इसके बाद ये दिल्ली आते हैं। तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया? अपना वजीर बनाया है। ये वजीर किसे बना रहे हैं वो? आप कहेंगे सर मलिक मकबूल को बनाते हैं।
मलिक मकबूल को बनाते हैं। और मलिक मकबूल को यह कौन सी उपाधि देते हैं? आप कहोगे कि सर खान ए जहां तेलंगानी की उपाधि देते हैं। खान ए जहां तेलंगानी की उपाधि देते हैं। और इसी खाने जहां तेलंगानी का मकबरा खाने जहां तेलंगानी के बेटे खान ए जौना शाह बनाते हैं, जौना शाह बनवाते हैं। और यही जो मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, इसी की तुलना की जाती है जेरूसलम की मस्जिद से। ठीक है ना, इतना ये भव्य है। ठीक है, और अब हमको एक मैटर और देखना है। देखिए, ये कोई जुद्द तो करेगा नहीं बंदा, ठीक है, और ना ही हमको ये पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और अब आइए हम लोग एक मैटर और देख लेते हैं। ठीक है, कि इन्होंने क्या वर्क किया है। तो आप कहेंगे कि सर देखो, इन्होंने वेतन देने के लिए, फिरोज तुगलक ने वेतन देने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई है? तो आप कहोगे कि सर वेतन देने के लिए इन्होंने दो रास्ते अख्तियार किए हैं। जो छोटे कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको तो आप जागीर दे नहीं सकते, तो छोटे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए इन्होंने इतलाकी व्यवस्था को जन्म दिया है। ठीक है, इतलाकी व्यवस्था को जन्म दिया है। इसी को आप हुंडी भी कह सकते हैं, हुंडी व्यवस्था को जन्म दिया है। और जो बड़े अधिकारी हैं उनको क्या देंगे आप कहेंगे कि सर जागीर देने की प्रथा इन्होंने जारी रखी है। क्लियर? फिर इनका और क्या कार्य है? आप कहोगे कि सर इन्होंने 24 करों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और केवल इन्होंने 5 कर लिया है। वैसे तो किताब में आपको 4 कर मिलेगा, लेकिन 1 कर एक्स्ट्रा इन्होंने धर्मगुरुओं से पूछ के लगाया था। तो पहले आप ये 4 कर लिख लीजिए, और उसके बाद फिर हम एक एक्स्ट्रा जो कर इन्होंने धर्मगुरुओं से या उलेमाओं से पूछ के लगाया था, उसको हम कर देंगे। तो देखिए, जजिया लगाया था, जजिया। और ये भी आप याद रखिएगा, जजिया को लगाने वाले पहला सुल्तान कौन है? जजिया को ब्राह्मणों पर आरोपित करने वाला सुल्तान कौन है? फिरोज तुगलक। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या लिया? ज़कात लिया। फर्स्ट बात हमने आज से बताया कि जजिया को ब्राह्मणों पर लगाने और वसूलने वाला कौन है? फिरोज तुगलक है। और जब ब्राह्मणों ने इसके विरोध में आत्मदाह करने की कोशिश किया तो उन्होंने मना नहीं किया कि आप कर सकते हैं, लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। ज़कात इन्होंने वसूला ही वसूला। फिर खराज या खिराज इन्होंने वसूला। ठीक है, फिर इन्होंने खुम्स को वसूला। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों, ये चीज़ था। और 1 कर इन्होंने कौन लगाया था? आप कहोगे कि सर ये हर्ब ए सर्ब नाम का एक कर वसूला था, जिसे सिंचाई कर कहा जाता था। और ये चीज़ उन्होंने उलेमाओं से पूछ के लगाया था। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य की आय बढ़ती रहे, बनी रहे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 2 स्थानों पर, एक देखिए, एक दिल्ली में देखिए 1200 फलों का बाग लगवाया था। ठीक है, 1200 बाग लगवाए। ठीक है ना, 1200 बाग लगाया। कौन से बाग हैं ये? फल देने वाले बाग हैं। कहाँ लगवाया है? सलोरा में लगवाया था। कहाँ पड़ता है सलोरा? भरतपुर के पास। और कहाँ पर है? दिल्ली के क्षेत्रों में इन्होंने 1200 बाग लगवाए थे। इससे इनको 1 लाख टंका की आय हो जाती थी। ठीक है, फिर इन्होंने भूमि की पैमाइश कराई थी। भूमि की पैमाइश कराया। ठीक है, किसके माध्यम से भूमि की पैमाइश कराया था इन्होंने? ठीक है, या ऐसे मान लीजिए पूछ लिए कि भूमि का सर्वे किससे कराया, तो आप कहिएगा सर ख्वाजा हिसामुद्दीन से कराया था। ख्वाजा हिसामुद्दीन से कराया। और कहा कि खालसा भूमि से। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने क्या बताया कि साहब हमें खालसा भूमि से 6 करोड़ 85 लाख टंका चाहिए। ठीक है, अब ये जो 6 करोड़ 85 लाख टंका आएगा, ठीक है, ये कैसे वसूला जाएगा? तो इन्होंने कहा इजारेदारी प्रथा से। इजारेदारी प्रथा से वसूला जाएगा। इजारेदारी क्या हो गया बच्चों? आप कहोगे ठेकेदारी हो गई। तो आप ये बताओ, ठेकेदारी तो इस्लाम में प्रतिबंधित है ना, तो इसका मतलब मुसलमान ठेका तो लेगा नहीं। तो ये ठेका लेगा कौन? हिंदू लेगा। और इसका परिणाम क्या होगा? हिंदुओं ने
जिससे चाहा उसे टैक्स लिया, जिससे चाहा टैक्स नहीं लिया। उसका परिणाम क्या होगा? जो हिंदू ठेकेदार आएंगे इनकी आय बहुत बढ़ती चली जाएगी और ये आय जो है ये समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देगी। देखिए, पहले मान लीजिए कि यह ग्राफ था सुल्तान का, मुसलमानों का ग्राफ ये था, हिंदुओं का ग्राफ तो ये था। लेकिन आप जरा बताओ, जब ये ठेकेदारी व्यवस्था कौन लेगा? हिंदू लेंगे ना, मुसलमान तो लेगा नहीं, ठेकेदारी करेगा नहीं, क्योंकि वो एंटी इस्लामिक वर्क होगा। तो अब ये जो हिंदू करेगा क्या कि इनसे जैसा चाहेगा वैसा वसूलेगा। उसका परिणाम क्या होगा कि हिंदुओं का ये जो ग्राफ है ये उछल गया, ठीक है। और इस प्रकार से एक समानांतर अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ और जो साम्राज्य के लिए बहुत घातक बनेगा, ठीक है, मतलब तुगलक वंश के लिए घातक बनेगा। बच्चों, इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है। देखिए, इन्होंने किया सेना में सुधार किया था। सेना के क्षेत्र में इन्होंने सेना के क्षेत्र में ये सुधार किया यार कि जो सेना के पद हैं उनको वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत कर दिया मतलब पिता के बाद बेटा, और अगर बेटा नहीं है तो दास, दास नहीं है तो दामाद, ठीक है। ये सत्तासीन होंगे। तो अब आप बताइए, सेना पर इनका नियंत्रण क्या हुआ? समाप्त हो गया ना। सेना पर इनका नियंत्रण समाप्त हो गया और ठीक है, इतना समाप्त हो गया कि जब एक हॉर्स राइडर ने कहा कि साहब हमारे घोड़े को पास करवा दीजिए, तो सुल्तान ने कहा कि सैन्य अधिकारी हमारी बात नहीं मानेंगे, हम तुमको 25 दिनार देते हैं, तुम रिश्वत दे करके अपनी नियुक्ति करा लो। इस प्रकार से फिर तुगलक का नियंत्रण पूरी तरह से सेना पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। हाँ, इन्होंने एक काम किया था, सैनिकों को इन्होंने जागीर दिया और जागीर को उन्होंने वजीफा कहा। सैनिकों को वेतन के रूप में इन्होंने जागीर दिया था और उस जागीर का नाम इन्होंने क्या रखा था? वजीफा कहा था, ठीक है ना। और अब हमारे सामने एक और चीज़ है, इनके कुछ परोपकारी कार्य भी हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ परोपकारी कार्य भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो इनकी परोपकारी कार्यों में है उसमें एक सिंचाई व्यवस्था है। खैर, परोपकारी भी नहीं है, लाभ भी देता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यह परोपकारी तो है ही। तो सिंचाई व्यवस्था के उन्होंने 5 नहरें निकलवाई थी। कितनी नहरें निकलवाई? 5 नहरें निकलवाई थी। ये नहरें कौन कौन सी थी इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, एक तो थी जमुना नदी से निकाली गई थी और हिसार तक गई थी। दूसरी नहर कौन थी? सतलज से निकाली गई थी और ये घग्घर को गई थी। तीसरी नहर कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सर ये सिरमौर से चल करके हांसी को जाती थी, सिरमौर से चल करके हांसी को जाती थी। और चौथी नहर क्या थी? आप कहेंगे सर ये घग्घर से निकाली गई थी और फिरोजाबाद तक जाती थी, घग्घर टू फिरोजाबाद को जाती थी। और बच्चों, 5वीं जो नहर है ये जमुना से निकाल करके फिरोजाबाद ले जाई गई थी, जमुना टू फिरोजाबाद। इन नहरों को जानने के बाद आपको याद रखना होगा कि सुल्तान फिरोज तुगलक को, ठीक है, बहुत सारे नगरों की स्थापना का भी श्रेय है। जैसे, ठीक है, आप कहेंगे नगरों की स्थापना, ठीक है, कि स्थापना का भी इनको श्रेय है, ठीक है ना। तो इन नगरों में कुछ नगर हम लिख देते हैं। जैसे देखिए, जौनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर है जौनपुर, ठीक है, इसकी इन्होंने स्थापना किया था। फिरोजाबाद की स्थापना किया था, हिसार की स्थापना किया था, और वो भी कर लीजिए फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, और तीसरा है फतेहाबाद। फतेहाबाद की इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। और बच्चों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अशोक के स्तंभों को देखिए, ये देखिए अशोक के स्तंभ, यहाँ आप हेडिंग डाल दीजिए अशोक के स्तंभ, ठीक है। तो बच्चों, हमको ये एक चीज़ याद रखना होगा कि अशोक के 2 स्तंभ हैं, एक दिल्ली मेरठ
और दूसरा दिल्ली टोपरा। टोपरा तो अशोक का ये जो अभिलेख था ये तो था मेरठ में, दूसरा था टोपरा में। टोपरा मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया कि टोपरा से मंगा करके इसको दिल्ली में स्थापित किया, ठीक है, और मेरठ से मंगा करके दिल्ली में स्थापित किया। कौन बताता है? तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही में लिखा गया है। ये किसकी किताब है? तारीख़ फिरोज शाही अफीफ की है, शम्स ए सिराज अफीफ। इस किताब में वो क्या कह रहे हैं कि ये दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ ये जो अभिलेख हैं अशोक के स्तंभ हैं, ये मूलतः मेरठ में और टोपरा में थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने इन्हें मंगा करके और दिल्ली मेरठ को इन्होंने कहाँ स्थापित कराया था? कुछ के शिकार बिल्डिंग के ठीक सामने स्थापित कराया था। कुछ के शिकार बिल्डिंग के ठीक सामने स्थापित कराया था। और दिल्ली टोपरा कहाँ पर है? जामा मस्जिद के सामने है, जामा मस्जिद के सामने है, ठीक है ना। ये इन्होंने स्थापित कराया था। और बच्चों अब हमको एक चीज़ और याद रखना है कि इनके कुछ और परोपकारी कार्य हैं। जैसे इन्होंने दीवाने बंदगानी देखो आप, इन्होंने दीवान ए बंद गानी के नाम से दास विभाग बनाया था, ठीक है, और इसमें 1,80,000 दास रखे थे। कितना है ये? 1,80,000 इन्होंने दास रखा था, ठीक है ना। और इन दासों का जो शौक है ये इनके लिए घातक बनेगा, क्योंकि कालांतर में बाद के दिनों में ये करेंगे क्या? ये साजिश के केंद्र भी बनेंगे और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चुनौती बनेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने दीवाने खैरात मतलब दान विभाग की स्थापना किया था। और इस खैरात से इन्होंने विधवाओं की शादी विवाह कराए थे, लड़कियों को पढ़ने उड़ने इत्यादि की व्यवस्था भी इन्होंने दिया था। और इसके अतिरिक्त इनका एक और विभाग था दीवाने इस्तेहाक। ये इनका पेंशन विभाग है, दीवाने खैरात क्या है? आप कहेंगे कि सर खैरात मतलब दान विभाग है, ठीक है। और अब हमको फिरोज तुगलक के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, वो है मिस्र के खलीफा से सुल्तान के पद की मान्यता, मतलब सुल्तान पद की मान्यता। तो यार इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा कि ये इनके मिस्र का खलीफा है और मिस्र के खलीफा से, ठीक है ना, इन्होंने दो बार अपने पद को मान्यता प्राप्त कराया है और खुद को खलीफा का नायब कहा है। खलीफा का नायब की टाइटल इन्होंने ही धारण किया था, ठीक है, इसी सुल्तान ने धारण किया था। और 2 बार, ठीक है, अपने पद या सुल्तान के पद को इन्होंने मान्यता प्राप्त कराया है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कारखाने हैं वो सबसे ज़्यादा कारखाने भी इन्होंने ही स्थापित कराया था। और बच्चों एक और बात याद रखिएगा, सल्तनत में आबकारी शराब विभाग की स्थापना किसने किया है? आप कहोगे कि सर, ठीक है, इन्होंने ही स्थापित किया है, फिरोज तुगलक ने स्थापित किया है। और एक तो आप जान ही लीजिएगा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए इन्होंने टेक्निकल कॉलेजों की या प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों की इन्होंने स्थापना किया था। क्लियर? और अब ठीक है, याद हमको रखना है कि फिरोज तुगलक फिलहाल ये विस्तारवादी नीतियों को नहीं अपनाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने नागरकोट मंदिर पर अटैक किया था और वहाँ जो ज्वाला देवी का मंदिर था 1361 में उन्होंने किया था नागरकोट मंदिर अभियान, ठीक है।
तो यहाँ हम लिख देते हैं नागरकोट मंदिर अभियान इन्होंने कब किया है? 1361 में किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? ज्वाला देवी मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया था, मूर्तियों को भी तोड़ा था। ठीक है ना, और इसमें ब्राह्मणों को अपमानित किया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा कि पहला सुल्तान है ये। ठीक है, हमने कोई अभियान आपको नहीं बताया क्योंकि इनका अभियान महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे कि ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ने वाला ये पहला सुल्तान है। आप कहेंगे महमूद गजनवी ने भी तो आक्रमण किया था। महमूद गजनवी सुल्तान नहीं थे बेटा। ठीक है ना, भारत के वो सुल्तान नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नागरकोट अभियान जरूर किया है, ज्वाला देवी पर अटैक किया है, लेकिन उसने मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी। वो पैसे वैसे लेकर के रिश्वत लेकर सब संतुष्ट हो गया था। लेकिन फिर वो तुगलक ऐसा नहीं है, फिर वो तुगलक उसको तुड़वा देता है। और अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो जो उसके टुकड़े हैं उसको गाय के गोश्त में सड़वाता है और सड़वाने के बाद ब्राह्मणों के गले में डाल करके और कहता है चलो घूमो। क्लियर? तो अब आपने ये चीज़ देखी थी। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इनका जो 1362 में अभियान है वो सिंध के शासक जाम बवनिया पर है। बवनिया पर है। ठीक है, क्लियर? जाम बवनिया पर है। और ये भी आप याद रखेंगे कि यह अभियान में वो असफल रहे हैं, वो जीत नहीं पाए हैं। और जब ये लौट रहे थे, वापस लौट रहे थे, तो किसी पथ प्रदर्शक ने इनको भटका दिया। पथ प्रदर्शक ने इनको भटका दिया और उस भटकन में ये कहाँ आ गए? कच्छ के रण में आ गए, दलदल में आ गए। और वहीं दलदल में इनकी जो फौज होती है, बड़ी फौज, बड़ी संख्या में लोग उसी दलदल में फंस करके मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फिरोज तुगलक किस अभियान से लौटते समय, ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना करते हैं? तो आप कहिएगा बंगाल अभियान। बंगाल अभियान से कौन लौट रहा है? फिरोज तुगलक लौट रहे थे। तो इन्होंने 1359 में, ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किया था अपने भाई जौना की याद में। जौना मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की इन्होंने स्थापना किया था। तो 1388 में फिरोज तुगलक की मौत हो जाती है। तो जब फिरोज तुगलक की मौत होती है तो इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो जानते हैं, इनका जो उत्तराधिकारी बनता है, इनका पोता बनता है तुगलक शाह। तुगलक शाह बनता है क्योंकि बेटे मोहम्मद है ये भाग गया था। ठीक है ना, तो तुगलक शाह इनका पोता है और यही तुगलक शाह गयासुद्दीन सेकंड के नाम से, गयासुद्दीन सेकंड के नाम से या गयासुद्दीन सेकंड तुगलक के नाम से क्या करता है? ये शासन करता है 1388 में। लेकिन इसको हटा दिया गया, अमीरों द्वारा इसे हटा दिया गया था। इसके स्थान पर अबू बकर को लाया गया था। अबू बकर, ये भी इनका पोता है। ठीक है, बकर को लाया गया था। ठीक है, इसे भी, ठीक है, हटा दिया गया, मतलब 1389 में इसे हटा दिया गया। अब जब 1389 में इसे हटा दिया गया तो इसके स्थान पर आते हैं, ठीक है, फिरोज तुगलक के बेटे मोहम्मद। ठीक है, और मोहम्मद का जो समय है ये 1389 से 1394 के लिए है। लेकिन आप याद रखिएगा, मोहम्मद अतिशय शराब पीने के कारण मर चुके थे। इसके बाद मोहम्मद का बेटा आता है हुमायूं, और हुमायूं ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से बैठता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से ये सुल्तान बनता है। ठीक है ना, अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से ये सुल्तान बनता है। लेकिन अतिशय शराब पीने मतलब एक्सेस, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक के कारण, ठीक है, इसकी भी 6 सप्ताह में ही मौत हो जाती है। ठीक है, कितने दिनों में हो जाती है? 6 सप्ताह, मतलब 42-44 दिन के अंदर ये मर जाता है। ठीक है, और इसके बाद हुमायूं का ही एक छोटा भाई है, कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद यह तुगलक वंश के अंतिम शासक हैं।
ठीक है। ये देखिए नासिरुद्दीन महमूद, ये 1394 से बैठते हैं और ये 1414 भी आप लिख सकते हैं, 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद का ये काल है, ठीक है। ये अंतिम शासक हैं और सबसे छोटा साम्राज्य अगर सल्तनत में किसी का है तो नासिरुद्दीन महमूद का है, ठीक है। क्लियर। सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का है तो मोहम्मद बिन तुगलक का है, सबसे छोटा अगर साम्राज्य है तो नासिरुद्दीन महमूद का है, ठीक है। और याद रखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में तैमूर लंग ट्रांस ऑक्सियाना के, ठीक है, एक शासक हैं तैमूर लंग, कहाँ के हैं, मदेशिया के हैं, ट्रांस ऑक्सियाना के हैं, ठीक है। और यही तैमूर लंग का 1398 में अटैक होता है तो नासिरुद्दीन महमूद ये भाग करके गुजरात चले गए थे, ठीक है। तैमूर लंग ने लूटा था और वो चला गया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब ये तैमूर लंग वापस चला जाता है तब नासिरुद्दीन महमूद अपने वजीर, ठीक है, मल्लू इकबाल के माध्यम से यह सत्तासीन होते हैं। मल्लू इकबाल के माध्यम से यह सत्तासीन होते हैं, ठीक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये हालात कौन है, ये दौर कैसा है। आप कहेंगे कि सर अशांति का दौर है, ठीक है, सुल्तान की कमजोरी का दौर है, तो इसका फायदा तो लोग उठाएंगे। तो आप याद रखिए एक हिजड़ा था, हिजड़ा, इसका नाम था मलिक सरवर। ये मलिक सरवर क्या करता है, मलिक कुसर्क की उपाधि को धारण कर लेता है, ठीक है। और इसने जौनपुर को स्वतंत्र कर लिया, जौनपुर को स्वतंत्र करके और सरकी राजवंश की स्थापना करता है, सरकी राजवंश की स्थापना करता है, जौनपुर को एक स्टेट में बदल देता है। क्लियर। और बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा कि नासिरुद्दीन महमूद इस लाचारी का फायदा उठा करके फिरोज तुगलक का एक बेटा है, ये तो पोता हुआ ना, बेटा है, सबसे छोटा बेटा है नसरत शाह। नसरत शाह ने फिरोजाबाद से और नासिरुद्दीन महमूद ने दिल्ली से शासन किया था। मतलब सल्तनत में एक साथ दो सुल्तानों का शासन किसका है, आप कहेंगे नसरत शाह और नासिरुद्दीन महमूद का है, ठीक है। नसरत शाह और नासिरुद्दीन दोनों ने एक साथ शासन किया है, ठीक है। क्लियर। और बच्चों अब हमने इस मैटर को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और आपको अगला जो मैटर हम बताएंगे वो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सैयद वंश बताएंगे। और सैयदों और लोधी वंश को ख़त्म करने के बाद, किसको, सैयदों और लोधी वंश को ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर सल्तनत का कल्चरल हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।